जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 9 जुलाई सैटरडे और दोस्तों आज हम एडिटोरियल डिस्कशन में 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे हिंदू में से और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों आज हम आर्टिकल्स जो डिस्कस करेंगे आईआर में से, तो 2 आर्टिकल्स तो हम डिस्कस करेंगे शिंजो आबे जी से रिलेटेड। तो कल बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। शिंजो आबे जी जो कि फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनकी हत्या हुई, उनको असैसिनेट करा गया। उनका क्या योगदान रहा था, खास करके अगर हम भारत के और जापान के रिश्तों की बात करें, क्या हमने ग्रोथ देखी भारत और जापान के बीच में उनके कार्यकाल में, ये हम बातें करेंगे दोस्तों इन दोनों आर्टिकल्स में से। फिर एक आर्टिकल हिंदू में आया है जो कि शैडो वॉर के बारे में बात करता है, इसराइल और ईरान के बीच में संबंधों की बात करता है, जो थोड़ी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है वेस्ट एशियन रीजन में, उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। और दोस्तों अंत में एक आर्टिकल जो हिंदू में आया है, जस्ट मोर देन प्लांटिंग ट्रीज, तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन के बेनिफिट्स की बात करी गई है। चलिए सो दोस्तों बाकी आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका क्या नाम है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग है। कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये जो क्वेश्चन आप डालते हैं इसको कहाँ पे हम कमेंट करें, इसको कहाँ पे हम सेंड करें। तो भाइयों बहनों आपने इस ग्रुप में सेंड करना है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का। नाउ इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखेगा। यदि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, तो दोस्तों आपने इस नंबर पे मैसेज सेंड करना है अपने टेलीग्राम की ऐप से 6280133177, और हमारी तरफ से आपको ऐड किया जाएगा। और दोस्तों एक नया फीचर है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसमें अब से हम एक मॉडल आंसर भी शेयर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का जो मॉडल आंसर रहता है वो भी आपके साथ शाम को 6 बजे पिन करा जाता है टेलीग्राम के ग्रुप में। तो दोस्तों बेस्ट आंसर जो कि कल हमारा क्वेश्चन था, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहा था एज फार एज द मेंटल हेल्थ ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी इज कंसर्न, तो वो बेस्ट आंसर लिखा है नंदिनी ने। तो देखिए दोस्तों पता है क्या, क्वेश्चंस जो अब आप लिख रहे थे, जो आंसर्स बच्चे लिख रहे थे, अब यहाँ पे बात क्या पूछी गई है, सिग्निफिकेंस क्या है कम्युनिटी बिल्डिंग की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, कम्युनिटी अवेयरनेस का सिग्निफिकेंस क्या है, कि कैसे जो मानसिक स्थिति है एलजीबीटी कम्युनिटी लोगों की कैसे सुधार सकते हैं। तो वो जो डिमांड है क्वेश्चन की वो बहुत कम बच्चों ने एड्रेस करी थी। तो नंदिनी वेरी वेल डन, मनमीत मैम ने आपका आंसर शॉर्टलिस्ट किया था। तो यहाँ पे ये पहले आंकड़ा बताते हैं नंदिनी जी कि भाई सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ट्रांसजेंडर की क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, सोशल स्टिग्मा की अगर हम बात करें, राइट, और इन चैलेंजेस को कैसे लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का, कम्युनिटी बिल्डिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, और क्या क्या स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं ये बातें भी नंदिनी ने अपने आंसर में करी हैं। आप नंदिनी के आंसर को टेलीग्राम के ग्रुप में पढ़ सकते हैं, इसको पिन कर दिया जाएगा। वेरी वेल डन नंदिनी। चलिए सो दोस्तों आज शुरू करेंगे आर्टिकल अपना लीड लाइक एबे। तो दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल है ये वाला, और एक ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है जो निरुपमा सुब्रमण्यन जी ने लिखा है विद इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक। तो इन दोनों आर्टिकल्स की समरी शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कल सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं कि शिंजो आबे जी को गोली लगी और उनकी हत्या हो गई, आई मीन वो असैसिनेट हो गए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है इंडिया के लिए। इनफैक्ट आज हमने एक दिन का नेशनल मोर्निंग डे भी रखा है। आपको याद होगा शायद से 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद उनका जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था वो जापान में था। तो शिंजो आबे को बहुत बड़ा रोल जाता है, खास करके पिछले 20 सालों में जो भारत और जापान के जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और बात बहुत एक पेचीदा वाली है, वो यहाँ पे ये समझने वाली है कि भाई जापान में तो गन कल्चर इतना है ही नहीं। अमेरिका में चलो गन कल्चर के बारे में हम पढ़ते रहते हैं ना, अमेरिका में दिन दिहाड़े गोलियां चलती रहती हैं, अमेरिका में जो गन लॉज है वो भी बड़े लिबरल हैं। लेकिन जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो बहुत एक पैसिफिस्ट स्टेट था, यानी कि जापान तो ज़्यादा अमन शांति की, पीस की बातें करता था। लेकिन जापान में इस तरह का जो गन कल्चर है, बहुत देखिए बहुत लंबे समय के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट जापान के अंदर सुनने को मिला है, तो ये बहुत एक हैरानगी की बात है। अब अगर हम शिंजो आबे की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था 2006 से 2007 के बीच में था, और दूसरा कार्यकाल इनका 2012 से 2020 के बीच में था। तो ये सबसे लंबे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ बिल्ड करी थी, और इनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, खास करके अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड को लेके पहली बार बात 2007 में शिंजो आबे ने जब एड्रेस किया था इंडियन पार्लियामेंट को, तो क्वाड को लेके पहली बार बात 2007 में करी गई थी। आज जो हम देखते हैं क्वाड में इतनी एंगेजमेंट है, अब जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तब से क्वाड को लेके कितना एम्फेसाइज करा गया है। तो बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पे शिंजो आबे जी को जाता है। तो देखिए अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान था या जर्मनी था, उनको अपना सबक मिल गया था।
ठीक है, दबंग बनने की कोशिश बहुत करी थी जापान जापान ने, लेकिन उनको अपना सबक मिल गया। हिरोशिमा नागासाकी के बाद उन्होंने अपनी इकॉनमी को आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ड करना शुरू करा और इस बात का वचन लिया, इस बात की कसम खाई कि भाई अब से हम किसी भी किस्म के वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और बल्कि उन्होंने अपने संविधान में भी पैसिफिस्ट वर्ड का वहाँ पे जिक्र किया था। ठीक है, और अब अगर हम बात करें डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद, तो जापान, अब देखिए आज के टाइम पे तो जापान सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं है, लेकिन अगर आज से 30 साल पुरानी बात करें तो जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था तो जापान वाज द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो जापान के ऊपर जिम्मेवारी भी ज़्यादा थी कि कैसे वो एशियन और ग्लोबल अफेयर्स को शेप कर सकता है। अब ये जापान अपनी जो सेकेंड प्लेस है ग्लोबल इकोनॉमिक हायरार्की में, ये 2010 में चाइना को लूज़ कर देता है। अब चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस में, चाइना का जो बढ़ता अग्रेशन है इंडो पैसिफिक में, इसके चलते देख के शिंजो आबे कन्विंस हो गए थे। देखो, शिंजो आबे ने पहली बार तो 2007 में बात बोली थी कि हम क्वाड की बात करते हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज अलायंसेस बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज जापान और चाइना के जो मुद्दे हैं ईस्ट चाइना सी में, वो काफ़ी लंबे अरसे से चलते आ रहे थे। लेकिन अब चाइना का बढ़ता अग्रेशन देख के, चाइना का बढ़ता क्लाउड देख के शिंजो आबे कन्विंस हो गए थे कि जापान को अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ऑल्दो ही कुड नॉट रिवाइज द टर्म्स ऑफ द पोस्ट वॉर पीस कॉन्स्टिट्यूशन, और शिंजो आबे को लगता था कि जो पोस्ट वॉर जो बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट हो गया जापान, ये जापान को थोड़ा क्रिम्पल कर रहा है। ठीक है, जापान के मिलिट्री रोल को थोड़ा वीकन कर रहा है। तो शिंजो आबे क्या चाहते थे? शिंजो आबे ज़्यादा डिफेंसिव बनना भी नहीं चाहते थे और शिंजो आबे ज़्यादा ऑफेंसिव होना भी नहीं चाहते थे। तो शिंजो आबे ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज किया जा सकता है और कैसे उन्होंने मिलिट्री एक्शंस को वाइडन किया सो दैट जापान अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। अब देखिए, अभी पीछे आपको न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, कुछ ही टाइम पहले की बात है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया गया था जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जापान और यूके के बीच में। अब उससे पहले की बात करें तो ऑकस का एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें जापान का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जापान अब थोड़ा सा अब अपने आप को कम पैसिफिस्ट कर रहा है। यानी कि जापान ग्लोबल स्टेज में और खास करके इंडो पैसिफिक में लीडिंग मिलिट्री रोल लेने की बात कर रहा है, नेवल डोमिनेंस की बात कर रहा है कि चाइना की नेवल डोमिनेंस को कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा जो श्रेय है वो शिंजो आबे जी को जाता है। अब बात करें उनके आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक को, तो देखिए उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को 2007 में एड्रेस किया था, अगस्त 2007 में एड्रेस किया था। तो उस टाइम पे यूपीए की सरकार थी और उन्होंने अपना आइडिया जो था इंडो पैसिफिक का उसको एड्रेस किया। उन्होंने उस वक्त, देखो इस बात को 15 साल हो गए, आज हम पिछले 1-1.5 साल में इस बात पढ़ते रहते हैं भी लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का कोलिशन बनना चाहिए। ये बात वो 15 साल पहले कह गए थे कि भी कोलिशन ऑफ एशियन डेमोक्रेसीज हो, ताकि कैसे हम बढ़ते अग्रेशन, बिकॉज चाइना का जो अग्रेशन है जापान के साथ वो अभी नहीं है, पिछले 5 साल पहले हुए। चाइना और जापान के बीच में जो ईस्ट चाइना सी में डिस्प्यूट है सेनकैकू दयायू आइलैंड्स के चलते, वो काफ़ी लंबे अरसे से चलते आ रहे हैं। तो वो बड़े विजनरी थे, उनको पता था कि चाइना को कंटेन करने के लिए लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ सो एंड सो, वैसे तो क्वाड को एक सिक्योरिटी ब्लॉक नहीं माना जाता, अक्सर इस बात को क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्वाड में इतना सिक्योरिटी वाला एलिमेंट क्यों नहीं है, कि क्यों नहीं क्वाड भी ऑकस जैसा एक ब्लॉक बन सकता। लेकिन शिंजो आबे हमेशा से इस बात के सपोर्टर रहे थे कि कैसे क्वाड को एक व्हीकल बनाया जा सकता है टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी। अब देखिए, बात करें इनकी जो नेचुरल अफिनिटी फॉर इंडिया या जो एक नेचुरल प्रेम था इनका भारत के लिए, तो 1957 में इनके जो नाना जी हैं, शिंजो आबे के नाना जी नोबुसुके किशी, ये दिल्ली इन्होंने विजिट किया था। तो इनके जो नाना जी थे वो प्रधानमंत्री थे जापान के, द फर्स्ट एवर जापानीज प्राइम मिनिस्टर टू डू सो। तो 1957 यानी कि लगभग 12-13 साल बाद की बात है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, जब वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ था। तो इस करके बहुत गहरा संबंध है शिंजो आबे का भारत के साथ। ठीक है, ड्रॉइंग डीप फ्रॉम फैमिली टाइज, जो कि उनके जो फादर थे शिंजो आबे के, वो भी फॉरेन मिनिस्टर थे जापान के। अब जो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था 2007 में, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को, दारा शिखो को भी कोट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ दर्शाती है कि शिंजो आबे कितने बड़े फैन थे इंडियन कल्चर के, राइट। और साथ के साथ ये उन्होंने जब 2007 में पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, तो उन्होंने ये सबसे पहली बात, जैसे अभी मैंने पहले भी बोली, बात करी थी कि कैसे हम इंडो पैसिफिक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडो पैसिफिक का, उसकी बात यहाँ पे 2007 में सामने रखी थी। और ये डिस्क्राइब करते हैं इंडो पैसिफिक को एज द आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। तो आज हम वही बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक में कैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के राइट्स को अपहोल्ड किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे जो संबंध हैं जापान और इंडिया के 70 साल पुराने हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस साल हम 70 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने जापान इंडिया टाइज के। देखिए, अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट 5 पोस्ट वॉर डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, तो जो बायलैटरल टाइज थे वो बहुत फ्रेंडली थे।
ठीक है। अब जापान सॉ इंडिया एज वन ऑफ द फ्यू नेशन, देखिए जापान इस बात का बहुत अप्रिशिएट भी करता था कि चलो इंडिया नॉन अलाइंड है, कि इंडिया ना तो यूएस के साथ अलाइंड है ना यूएसएसआर के साथ अलाइंड है, तो एक रिस्पेक्ट थी टूवर्ड्स इंडिया, है ना। और इंडिया भी बहुत सपोर्ट करता था जापान को। इनफैक्ट भारत पहला देश बना था जिसने जापान का ओडीए यानी कि ओवरसीज डेवलपमेंट एड के चलते फाइनेंशियल एड लिया था। और अगर हम बात करें दोस्तों मारुति सुजुकी की, ठीक है, देखिए अब आज के टाइम पे तो बहुत गाड़ियाँ आ चुकी हैं, है ना। आज के टाइम पे तो हर 6 महीने के बाद कोई नया गाड़ी का मॉडल आ जाता है। लेकिन याद करिए वो टाइम, अगर हम बात करें लेट 70s का अर्ली 80s का, तो मारुति गाड़ी होती थी, है ना। तो ये स्मॉल अफोर्डेबल पीपल्स कार, देखिए बहुत लंबे अरसे के लिए मारुति गाड़ी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली का सिंबल बना रहा था। तो इस करके यहाँ पे भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे जापानीज कंपनी सुजुकी का रहा है। तो मारुति सुजुकी जो अलायंस में जिसने मारुति 800 गाड़ी बनाई थी। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम सन 2000 की, तो जो प्रधानमंत्री जापान के थे योशिरो मोरी, और जो प्रधानमंत्री हमारे भारत के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द 20th सेंचुरी एग्रीमेंट सन 2000 में साइन किया था। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि बहुत बड़ा श्रेय शिंजो आबे जी को जाता है कि जो हमारे रिलेशन ट्रांसफॉर्म हुए हैं भारत और जापान के पिछले 20 सालों में, इसमें बहुत बड़ा जो श्रेय है शिंजो आबे जी को जाता है। तो जैसे बुलेट ट्रेन की हम बात करें मुंबई अहमदाबाद की, या मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफ़ी एम्बिशियसली साइन करे गए थे अंडर द रूल ऑफ शिंजो आबे। और अगर हम बात करें शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने भी अपग्रेड किया रिलेशनशिप को टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अब देखिए दोस्तों 1998 में आपको याद होगा पोखरान 2 हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो बहुत देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया, बहुत देशों ने इंडिया को बॉयकॉट करने की बात करी थी इंटरनेशनल फोरम्स पे। इवन जापान ने भी हमको बहुत कंडेम किया था, ठीक है, और सैंक्शन लगाने की बात करी थी भारत के ऊपर। लेकिन 10 साल के बाद 2008 में क्या होता है, 2008 में इंडिया यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की जाती है। आपको याद होगा उस टाइम पे जॉर्ज बुश थे, वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और यहाँ पे इंडिया में प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी थे, और वेवर मिलता है इंडिया को फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब इसके चलते शिंजो आबे जी वैसे उनका जो पहला कार्यकाल था 2006 से 2007 के बीच में था, लेकिन शिंजो आबे और उनके जो पार्टी के जो और सक्सेसर्स थे और जो बाकी लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि ऐसे सिमिलर डील इंडिया के साथ हम साइन कर सकते हैं जैसे अमेरिका ने इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी है। तो इस डील को इवेंचुअली साइन करा गया 2016 में, और ये ऑपरेशनल कब होती है, 2017 में। चलिए सो दोस्तों अगले आर्टिकल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है द शैडो वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब अगर हम बात करें आर्टिकल में शुरुआत में ना कॉलमनिस्ट ये कहते हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं स्टैनली जॉन जो कॉलमनिस्ट हैं, खास करके जो आर्टिकल्स वेस्ट एशिया ओरिएंटेड आते हैं, मिडिल ईस्ट ओरिएंटेड आते हैं, तो काफ़ी अच्छे इनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है। ये आर्टिकल शुरू ऐसा करते हैं, देखिए ऐसा है कि अब इसराइल और ईरान के बीच में आज के टाइम पे तो संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी ज़माने में आज से अगर 40-45 साल पुरानी हम बात करें तो इसराइल और ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे थे, राइट। इनफैक्ट अगर 1977 की बात करें तो जो ईरान के जो शाह थे, है ना, मोहम्मद रेजा, उन्होंने एक डील साइन करी थी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, ऑयल फॉर आर्म्स के, यानी कि तेल के बदले हथियार, ठीक है, बिकॉज ईरान के पास तो तेल काफ़ी है ही है। अब अगर यहाँ पे आर्टिकल शुरू ऐसे करके कहते हैं कि अगर इस्लामिक रेवोल्यूशन ना हुआ होता, अगर ईरान में रेवोल्यूशन ना हुआ होता, तो ईरान के जो संबंध हैं इसराइल के साथ वो बहुत अच्छे होते, और हो सकता है इसराइल न्यूक्लियर मिसाइल्स ईरान को सप्लाई कर रहा होता फ्रॉम 1980s। अब इसके चलते देखिए डिफरेंसेस आ सकते थे, बिकॉज ईरान जैसे कि आपको पता है सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट आ जाता है, ईरान जो कि शिया डोमिनेटेड है, और अगर हम गल्फ मोनार्कीज की बात करें, कतर है, यूएई है, सऊदी है, वो सुन्नी डोमिनेटेड है। लेकिन हो सकता है कि इसके चलते जो सुन्नी शिया डिवाइड है वो और भी बढ़ सकता था। आई मीन अगर ईरान के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल्स आ रहे थे इसराइल की तरफ से, तो दैट कुड इम्पैक्ट द रीजनल सिक्योरिटी, स्पेशली वी टॉक अबाउट द गल्फ रीजन। अब दोस्तों क्योंकि पर्शियन गल्फ की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैप भी देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये पर्शियन गल्फ है, राइट। अब यहाँ पे ईरान आ जाता है और यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया आ जाता है, तो थोड़ा सा मैप देखना ठीक रहता है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ में जो बाकी स्टेट्स हैं तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। बाकी दोस्तों बात करेंगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे शिफ्ट इन वेस्ट एशिया की। देखिए अब ये हुआ क्या, जो रेवोल्यूशन हुआ 1979 में ईरान में, इससे क्या हुआ, इससे रेवोल्यूशन मूव्ड ईरान फ्रॉम बीइंग एन अमेरिकन फ्रेंड, फ्रॉम बीइंग एन अमेरिकन अलाई टू इट्स टॉप मोस्ट एनिमी। ठीक है दोस्तों 1979 वही टाइम है जब सोवियट्स ने भी इन्वेड किया था अफगानिस्तान में। ऐसा माना जाता है चाहे ईरान था चाहे अफगानिस्तान था, बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ थी, बहुत ही सेकुलर सोसाइटीज़ थी। अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान बन जाता है थियोक्रेटिक, ठीक है, अब एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। तो पहले वहाँ पे इतना कट्टरवाद नहीं था ईरान में, लेकिन 1979 की रेवोल्यूशन के बाद ईरान में कट्टरवाद बढ़ जाता है। ईरान वाज वन ऑफ द नेचुरल पावर्स इन द रीजन, चाहे वो रिसोर्सेज की बात करें, जोग्राफी की बात करें, आबादी की बात करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, और सुन्नी गल्फ मोनार्कीज के लिए एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक
नॉट ओनली पोस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, लेकिन एग्जिस्टेंशियल और आइडियोलॉजिकल थ्रेट्स भी पोस्ट किया एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक ईरान ने। इसराइल के लिए देखिए, इसराइल इस पूरी रीजन की, वेस्ट एशियन रीजन की हम बात करें, इकलौती न्यूक्लियर पावर थी। और हुआ क्या, जहां पे इसराइल और ईरान के संबंध बहुत गहरे थे, और ठीक उसी के बाद 1980s के बाद इसराइल और ईरान के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम खास करके पिछले 35-40 सालों की बात करें, तो ईरान के दुश्मन कौन है? ईरान के दुश्मन है यूएसए, इसराइल और गल्फ मोनार्कीज। ठीक है दोस्तों, अब चेंज क्या आया है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ईरान का जो रीजनल प्रोफाइल है दैट कीप्स राइजिंग डिस्पाइट अमेरिकन सैंक्शंस। देखिए अभी हमने 2015 में देखा, बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो JCPOA डील साइन करी थी ईरान और अमेरिका के बीच में P5+1 प्लेटफॉर्म पे, यानी कि P5+1 मींस कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के अलॉन्ग विद जर्मनी, उन्होंने ये डील ब्रोकर करी थी। फिर क्या होता है 2017 में, जब 2017 में, जब 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आने वाले टाइम में 2018 में आके डोनाल्ड ट्रंप JCPOA डील को रद्द कर देते हैं। अब फिर से बात चली है जो बाइडेन के कार्यकाल में कि जो JCPOA डील उसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो अमेरिका का ये जो सिलसिला है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का और सैंक्शंस हटाने का, ये पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, इसराइल एंड द अरब वर्ल्ड अंडर द एजेस ऑफ यूएस आर कमिंग टुगेदर टू काउंटर द कॉमन फो। देखिए दोस्तों, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में जैसे आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए थे, राइट। अब्राहम अकॉर्ड्स की यहाँ पे बात करें दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स तब साइन करे गए थे तब जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप थे। तो अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस ऑफ इसराइल विद कंट्रीज लाइक यूएई, विद कंट्रीज लाइक मोरक्को, तो ये कब हुआ? 2020 में हुआ था। अगर हम अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले इजिप्ट के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए थे 1979 में, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉर्डन के साथ 1994 में। तो यानी कि इसराइल का जो आउटरीच है, देखिए इसराइल एक बहुत डोमिनेंट मिलिट्री पावर भी है, एक बहुत डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर भी है। ठीक है, चलो आज के टाइम पे अभी इसराइल में थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन इसराइल एक बहुत, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें ईरान के मुकाबले, तो काफ़ी डेवलप्ड है। चलो, इसराइल का अपना मुद्दा भी है पैलेस्तीन के साथ, उसके चलते जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अरब स्टेट्स हैं, बहुत लंबे अरसे से इसराइल के साथ उनका झगड़ा भी रहा था। लेकिन आज अब ज़माना बदल रहा है। ठीक है, अब यूएई है या सऊदी है, ये बहुत बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं दुनिया भर के। तो इसराइल ने आउटरीच इन सब देशों के साथ करा कि कैसे अरब कंट्रीज़ के साथ, अरब स्टेट्स के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करेंगे ईरान को भी, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे इसराइल की ऑक्टोपस डॉक्ट्रीन के बारे। ठीक है, ऑक्टोपस जिसको हिंदी में हम अष्टपदी भी कहते हैं, ठीक है, जिसके 8 लिम्स होते हैं। अब इसराइल हैड कैरिड आउट कवर्ट ऑपरेशंस, अगर हम बात करें ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। ईरान का इतने लंबे अरसे से कहना क्या है? ईरान ये कह रहा है कि देखिए जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं ना, वो हम अपने सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि देखिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो आना चाहते हैं हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में, वो मोस्ट वेलकम है, वो आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा राइट है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, अगर हम यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो वो सिविलियन नीड्स के लिए भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि मिलिट्री नीड्स के लिए करें। लेकिन देखिए ये बात तो जग जाहिर है, बहुत रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं इस बात को लेके कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो सिविलियन नीड्स के लिए कम, लेकिन मिलिट्री नीड्स के लिए ज़्यादा है। तो इसराइल ने काफ़ी ऐसे सीक्रेट खुफिया ऑपरेशंस कंडक्ट करे हैं ईरान के ऐसे सिविलियन सो कॉल्ड सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे उनके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को टारगेट किया गया है। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्तली बेनेट, ये इसको कहते हैं ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन, यानी कि ऑक्टोपस को उसके सिर पे मारना, ना कि केवल उसके लिम्स पे मारना। ठीक है, उसके सिर पे मारना मींस कि सीधा ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जो सो कॉल्ड ईरान के जो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, सीधा उन पे टारगेट करना। और इसराइल हैज़ ऑल्सो कैरिड आउट लॉट्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स इनसाइड सीरिया, बिकॉज देखिए बहुत सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो येमन में हो। अब हाल ही में जैसे अगर हम येमन क्राइसिस की बात करें, जो हूथीज़ हैं, जो एक रिबेल ग्रुप माना जाता है येमन में, तो ऐसा माना जाता है कि ईरान उनको टैक्टिकली सपोर्ट कर रहा है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब एज पर नफ्ताली बेनेट, अगर हम ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन की बात करें, Iran had transferred its war on Israel to the cities of Lebanon, Syria, Gaza through its proxies there, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट इसराइल इज दैट ऑफ एन ऑक्टोपस ट्रायंगल। ठीक है, ईरान का ये कहना है कि अगर आप हमारे सिविलियन फैसिलिटीज़ को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आप टारगेट करेंगे, तो हम प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेंगे, हम नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, और आपके ही नेबरहुड में, चाहे वो लेबनान है, चाहे वो गाजा है, चाहे वो सीरिया है, ठीक है, चाहे वो येमन है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अब ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के चलते इसराइल का क्या कहना है कि भी अगर कोई रॉकेट लेबनान से फायर किया जा रहा है, तो वो लेबनान से फायर किया जा नहीं माना जाएगा, वो कहाँ से माना जाएगा कि वो ईरान से फायर किया गया, वहाँ से माना जाएगा।
अब हम बात करें एंटी ईरान एक्सिस की, तो जैसे हमने पीछे भी बात करी थी, अमेरिका है या गल्फ मोनार्कीज हैं या इजराइल है, वो एंटी ईरान एक्सिस में आते हैं। तो एक कंसेंसस है अमंग्स द वेस्ट एशियंस एंटी ईरान एक्सिस कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर अमेरिका की बात माने तो अमेरिका तो चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बेशक ईरान ये कहता है कि जी मैं सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा हूँ, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का कहना है कि भाई ईरान कंप्लीटली ही बंद कर दे, कंप्लीटली शट डाउन कर दे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अचीव करता है तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ना इस रीजन में, उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। बिकॉज अभी तो जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स इजराइल। और इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि कैसे वो इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके। अब जैसे कि आप जानते हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, ईरान जेसीप हुआ, तो यहाँ पे P5+1 मैकेनिज्म आ जाता है, यानी कि P5 जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के अलॉन्ग विद जर्मनी। तो इनकी मीटिंग हुई थी वियना में जहाँ पे ये डील साइन करी गई थी, ठीक है। लेकिन इजराइल की बात माने, सऊदी हो, यूएई हो, वो इतने खुश नहीं थे इस जेसीपोआ के डील से, ठीक है। बिकॉज इससे हुआ क्या, इस डील के चलते चलो ईरान ने कहा कि भाई हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, हम तो सिविलियन पर्पसेस के लिए अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं। लेकिन बदले में हुआ क्या था, जो ईरान के ऊपर इतने लंबे अरसे से सैंक्शंस लगाए गए थे वो सैंक्शंस अपलिफ्ट कर दिए गए थे, ठीक है। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आके फिर इस डील को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के प्रेशर में आके, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी क्लोज माने जाते थे इसराइल के, और इसराइल का भी प्रेशर था, इसराइल का, गल्फ कंट्रीज़ का भी प्रेशर था कि ये डील को कैंसिल करा जाए, ठीक है। एक लेगेसी थी ओबामा जी की, ओबामा जी कहते थे कि चलो मैं जाने वाला हूँ, आज मेरा लास्ट ये प्रेसिडेंसी है, लास्ट टेन्योर रह गया है, तो अपनी वो लेगेसी बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के थे, वैसे ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रिंसिपल से और डेमोक्रेटिक पार्टी के लेजिस्लेशन से काफ़ी अगेंस्ट थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया था, अमेरिका को विड्रॉ भी कर लिया था फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एज वेल। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको कंप्लीटली बंद कर दे, कंप्लीटली शट डाउन कर दे। लेकिन हुआ क्या, इसके चलते ईरान ने और इंटेंसिफाई कर दी अपने अटैक्स यूजिंग प्रॉक्सीज, यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो अब देखिए यमन की अगर हम बात करें तो जो हुतीज हैं जो कि रिबेल ग्रुप है यमन में, अब यमन की लड़ाई में सऊदी भी इन्वॉल्व है, कतर भी इन्वॉल्व है, यूएई भी इन्वॉल्व है ना। अब इस लड़ाई में हो क्या रहा है, ये सारे के सारे जो अरब स्टेट्स हैं इनडायरेक्टली किसके साथ लड़ रहे हैं, ईरान बैक्ड हुतीज के साथ लड़ रहे हैं। तो अगेन ये सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट हमको यमन में देखने को मिल रहा है। तो जहां पे आपने डील, जो जेसीपोआ डील को आपने कैंसिल कर दिया, तो ईरान पीछे नहीं हटा, ईरान ने और इंटेंसिफाई कर दी जो अपने अटैक्स थे सऊदी और बाकी गल्फ स्टेट्स के ऊपर। तो दोस्तों बहुत ब्रीफली यहाँ पे जेसीपोआ डील के बारे में समझें। तो जेसीपोआ यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, ये साइन करा गया था बिटवीन ईरान एंड अ कोलिशन ऑफ वर्ल्ड पावर्स, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, यानी कि जो हमारे P5 मेंबर्स हैं, और साथ में जर्मनी, ठीक है। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे ईरान के, थोड़े मॉडरेट थे, हसन रूहानी। अभी जो प्रेसिडेंट है ईरान के वो थोड़े हार्ड लाइनर माने जाते हैं, कौन है, इब्राहिम राइसी, ठीक है। और ईरान ने एग्री करा कि भाई आपने जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं उसको आप वेव ऑफ कर दीजिए, और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए, चाहे वो IAEA ने आके इंस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आके इंस्पेक्ट करना है, किसी ने भी आके इंस्पेक्ट करना है, तो हम अपनी फैसिलिटीज़ को खोलने के लिए तैयार हैं। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी की। ईरान अभी क्या कह रहा है, देखिए अभी फिर से जो बाइडन कह रहे हैं कि फिर से डील को रिवाइव करेंगे, फिर से डील के ऊपर नेगोशिएट करेंगे। अब इब्राहिम राइसी जो कि एक हार्ड लाइनर है, देखिए हसन रूहानी तो एक हार्ड लाइनर नहीं थे, एक मॉडरेट लीडर थे, लेकिन इब्राहिम राइसी कह रहे हैं कि भाई हम डील, अब देखिए इब्राहिम राइसी का भी ये कहना है कि भाई कभी बारक ओबामा आते हैं, वो डील साइन कर जाते हैं, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो डील कैंसिल कर देते हैं। अब आप आए हैं, अब आप फिर से डील रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा फिर से वो डील को कैंसिल कर देगा। तो ईरान ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि या तो पहले आप हमारे ऊपर जो सैंक्शंस आपने लगाए हैं पहले उसको उठाइए, उसके बाद हम बैठ के बातचीत करेंगे। ईरान इस बात को लेके बहुत क्लियर है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका यहाँ पे बेंड डाउन नहीं करना चाहता, ठीक है। अभी वैसे वियना में टॉक्स होनी है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, अगर हम जेसीपोआ डील की बात करें, लेकिन अमेरिका बहुत एडमेंट है, बहुत क्लियर है कि भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली हम शटल करना चाहते हैं, कंप्लीटली स्कटल करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगर इसराइल की स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए escalating the shadow war with Iran and forging a stronger security partnership with the Gulf kingdoms, ठीक है। यानी कि इसराइल भी अपनी तरफ से क्या कर रहा है, इसराइल भी अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां पे हम शैडो वॉर की बात करते हैं, तो इसराइल अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, बाय फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स, चाहे वो जॉर्डन के साथ है, चाहे वो इजिप्ट के साथ है, चाहे वो यूएई के साथ है, चाहे वो सऊदी के साथ है, ठीक है, चाहे वो मोरक्को के साथ है, कि कैसे साइकोलॉजिकली भी ईरान को वो कॉर्नर आउट कर सकता है। क्योंकि इसराइल इस बात को लेके तो बिल्कुल श्योर है कि भाई आई वांट टू बी, यानी कि इसराइल वांट्स टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और इसराइल ये बात हरगिज
स्वीकार नहीं करेगा कि उसके होते हुए कोई यहाँ पे और न्यूक्लियर पावर भी हो, ठीक है। एट द सेम टाइम देखिए अभी क्या है, अभी यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, तो इसराइल क्या चाह रहा है कि चलो अभी हम कोई फुल स्केल वॉर ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, अभी इसराइल अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जो बातचीत की जिम्मेवारी है जेसीपोआ की, वो जिम्मेवारी किसके ऊपर है? अमेरिका और यूरोप के ऊपर है कि भाई चलो अगर यहाँ पे जहाँ पे जेसीपोआ डील की बातचीत करनी है तो वो अमेरिका संभालेगा, यूरोप संभालेगा, जर्मनी संभालेगा, ठीक है। और देखिए आज के टाइम पे इसराइल इस बात का भी फायदा उठाना चाहता है कि अमेरिका का जो अटेंशन है वो तो भी यूक्रेन रशिया की लड़ाई में है, ठीक है। तो दिस स्ट्रैटेजी, ये जो शैडो वॉर स्ट्रैटेजी है, दिस एलिवेट्स इजराइल्स रोल एज अ न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द गल्फ। इसराइल विल नेवर वांट कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है? लेकिन ये जो इसराइल की स्ट्रैटेजी है, शैडो वॉर स्ट्रैटेजी की बात करें, जहाँ पे अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है, कि चलो अभी अमेरिका की टेंशन भी डाइवर्टेड है, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अमेरिका भी ईरान को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। वैसे भी जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने तो जो बाइडेन ने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, कि मेरा फोकस वहाँ पे नहीं है। तो पिछले साल जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि मेरा फोकस इंडो पैसिफिक में रहेगा। अभी चलो उनका फोकस रशिया यूक्रेन में भी है। तो लेकिन इसराइल की जो स्ट्रैटेजी है, शैडो वॉर स्ट्रैटेजी, ये रिस्क से भरी हुई है। इट इज़ ट्रू दैट राइज ऑफ अ मोर कोहेसिव एंटी ईरान एक्सिस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। लेकिन इसराइल के जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं टू सैबोटाज ईरान प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये बहुत महंगे साबित हो सकते हैं इसराइल के लिए। बिकॉज ईरान, देखिए ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल कोशिश कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सैबोटाज करने के लिए, वहाँ पे अटैक करने के लिए, लेकिन ईरान अपने जो अटैक्स हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, आर्म्ड ड्रोन्स प्रोग्राम्स की बात करें, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अंत में इस आर्टिकल में एक सवाल खड़ा उठता है कि कल को मान लीजिए जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं जो भी होनी है ईरान और अमेरिका के बीच में, P5+1, ये जो अभी टॉक्स होनी है ईरान एंड P5+1 के बीच में, अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स कर जाती हैं तो क्या होगा? तो इसराइल के पास क्या ऑप्शंस बचेंगी इन दैट सिनेरियो? यानी कि मान लीजिए कल को ईरान बोलता है कि जी नहीं, अपना जो हमारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको हम नहीं रोकेंगे, आप क्या कर लेंगे? तो कल को अगर ऐसी कोई बात होती है देन व्हाट विल इसराइल डू? तो बाकी दोस्तों लास्ट आर्टिकल के टुवर्ड्स मूव करते हैं। अ प्लान दैट इज मच मोर दैन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे उगाना तो वातावरण के लिए बहुत अच्छा है ना। ये हम बात स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। स्कूल में हमको कहा भी जाता था कि पेड़ पौधे ग्रो करने चाहिए, एफॉरेस्टेशन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। अब ये जो एफॉरेस्टेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ होती है ना। जितना ज़्यादा देखिए जन भागीदारी हो पेड़ पौधों को लगाने की, देखिए वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसको लेके हम सब बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन वातावरण को अगर बचाना है ना, अगर हमें अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना है तो सिर्फ सरकारों के ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता, है ना, या कंपनीज के ऊपर या CSR फंड्स के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें IUCN की, आपने इन्वायरमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN बताता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधे काटना, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। जो टोटल एरिया है ऑक्यूपाइड बाय द प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया, ये कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है बाय ऑलमोस्ट 4%। अब देखिए सरकारें दुनिया भर में वो रिलाय करते हैं एफॉरेस्टेशन के ऊपर कि और पेड़, देखिए अगर सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे जंगल काटे जाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे। तो सरकारों की कोशिश होती है कि कैसे हम एफॉरेस्टेशन और बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे अगर 10 पेड़ कट रहे हैं तो कहाँ पे कोशिश करें कि कहीं कहीं हम 50 पेड़ और उगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो फोकस है ना, वो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन पे शिफ्ट कर रहा है। एफॉरेस्टेशन तो अच्छी बात है ही है, लेकिन यहाँ पे एक नई बात आई है आर्टिकल में कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट के लैंडस्केप को रिस्टोर करना। अब जहाँ पे फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात आती है, यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो कम्युनिटी इंटरवेंशन यहाँ पे अपग्रेड करते हैं फॉरेस्ट लैंडस्केप्स को। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड है दुनिया भर में, और 140 मिलियन हेक्टेयर्स तो इंडिया में है। लेकिन स्कोप है कि इसको रिस्टोर किया जा सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए कितना ह्यूज लैंड है ये, 2 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन अगर ये रिस्टोर हुआ जा सकता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए, कम्युनिटी इंटरवेंशन के जरिए, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसके लिए बहुत क्रूशल एस्पेक्ट रहेगा जहाँ पे हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें कि जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ हैं वाइल प्लांटिंग द ट्री, उसके ऊपर भी हम एम्फोसाइज करें। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं विद डाइवर्स नेटिव ट्री, ये ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं एज फार एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज कंसर्न, कार्बन कैप्चर इज कंसर्न, रादर दैन कि एक ही किस्म का पेड़ वहाँ पे हम उगा रहे हैं, मोनोकल्चर यानी कि एक ही किस्म का ट्री प्लांटेशन वहाँ पे हो रहा है।
तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंडस्केप की, देखिए दोस्तों, प्लांटिंग डाइवर्स स्पीशीज इज ऑल्सो वेरी हेल्थी फॉर द कम्युनिटीज। पूरे के पूरे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है अगर डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पेड़ हैं वो हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफाइंग स्पीशीज है इन फॉरेस्ट प्लांटेशंस, ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट रखते हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो देखिए दोस्तों, बहुत बेसिक बात है, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ी होगी कि फॉरेस्ट इंटेग्रल है, वातावरण को रेगुलेट करने के लिए, कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, रेजर्वॉयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम ओशंस की बात करते हैं, ट्रीज की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं कि वो रेजर्वॉयर सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रेजर्वॉयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया भर का वो स्टोर करते हैं, है ना, और साथ के साथ मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इकोसिस्टम को तो फायदा है ही है, अगर हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वातावरण कम प्रदूषित होगा, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई हमारी बरकरार रहेगी, ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन रहेगा। लेकिन इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है ये, बून टू मैनकाइंड ना, बियॉन्ड द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इसमें ह्यूमन डायमेंशन भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी है, लाइवलीहुड्स है, वो जंगलों के साथ, फॉरेस्ट के साथ, पेड़ पौधों के साथ जुड़ी हुई है। खास करके हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ठीक है, उनकी रोजी रोटी की बात करें, देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगेन जेनरिक बातें हैं, साइंस में, ज्योग्राफी में हमने पढ़ी है, सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर करता है, पानी की अवेलेबिलिटी रिस्टोर करता है। अब अगर सॉइल फर्टाइल है, पानी की अवेलेबिलिटी अबंडेंट है, देखिए अगर बंजर ज़मीन होगी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, कल को बारिश आएगी और पूरा का पूरा वहाँ पे बाढ़ हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर अगर वहाँ पे पेड़, अगर अगर वहाँ पे ट्रीज़ हैं, जंगल हैं, तो जंगल जो है, पेड़ है, वो पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, फ्लडिंग नहीं होगा। और अगर सॉइल फर्टाइल रहेगा, फ्लडिंग नहीं होगा, पानी अवेलेबल होगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बिकॉज प्राइमरली हमारी जो इकोनॉमी है एग्रेरियन है अभी भी, ठीक है। तो ट्री प्लांटिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इरोजन को बहुत प्रिवेंट करता है और फ्लडिंग को कंट्रोल करता है। और सस्टेनेबल फॉरेस्ट क्रॉप जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को भी कंट्रोल करते हैं। साथ में यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जहाँ पे बात आती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है समझने वाली। और दोस्तों, जहाँ पे हम ट्रीज़ लगाने की बात करते हैं, तो चाहे वो फिग ट्री हो, चाहे वो एवोकाडो का ट्री हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो मैंगो हो। अब देखिए, सिर्फ वीट और राइस तो ग्रो करके हम अपने किसानों को मुनाफा नहीं दे सकते ना, तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के चलते अगर ये पेड़, अगर इन फलों का पेड़ लगाया जा रहा है, तो डेफिनेटली हाउस होल्ड इनकम आपकी ऑगमेंट होगी। थोड़ी जो माइग्रेशन है, हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लोग अर्बन एरियाज़ में आना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशन है, लेकिन बजाय कि वो सिर्फ वीट और राइस ग्रो कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कैसे वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को कम कर सकते हैं और अपनी इनकम को और ज़्यादा ऑगमेंट कर सकते हैं, है ना। एवोकाडो का पेड़ हो, चाहे बनाना का हो, चाहे आम का हो, लेमन का हो, फिग का हो, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज इज डीपली लिंक्ड टू दी होलिस्टिक वेलबींग, इंडिविजुअल्स के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और इस प्लानट के लिए भी। तो ये बहुत सेंट्रल बात है जो कि इस आर्टिकल में समझने को मिली है। बहुत ईजी आर्टिकल था, बहुत जेनरिक बातें यहाँ पे करी गई हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे बात करें इंडिया एंड द प्रोग्राम्स, अगर हम बात करें एफॉरेस्टेशन की, देखिए दोस्तों, 2021 से लेकर 2030 के बीच में यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन माना जाता है। अब आपको पता होगा 2015 में COP21 हुआ था, और अभी भी COP26 में प्रधानमंत्री जी ने रीटरेट करा जो हमारा गोल है कि टुवर्ड्स 2030 हम कार्बन सिंक की बात करते हैं, कार्बन रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं, तो 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे थ्रू मोर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात समझनी जरूरी है, वो है 2011 में बॉन चैलेंज। बॉन कहाँ पे है? बॉन आपका जर्मनी में है। बॉन चैलेंज को लॉन्च किया गया था, जिसमें जो ग्लोबल गोल था वो क्या था कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा बाय 2020। और अगर हम बात करें 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप, उसको रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030। तो हमने भी बॉन चैलेंज को ज्वाइन किया 2015 में, जहां पे हमने इस बात की शपथ ली कि हम रिस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030। और दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की आगे बात करें तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं जो कि एफॉरेस्टेशन के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। एक तो हो गया कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, NAP हो गया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। फिर आपका ग्रीन इंडिया मिशन आ गया, नगर वन स्कीम आ गया, और दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जहाँ पे बात करी जा रही है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ, जिनकी एस्पिरेशन है, जिनकी ख्वाहिश है कि वो रोजगार चाहते हैं इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट सेक्टर्स में।
कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? कंक्लूजन अगेन यहाँ पे एम्फोसिस किया गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस से हम अपने जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं उसको ज़्यादा रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, खास करके जो बहुत वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो डिपेंडेंट है, जिनकी रोजी रोटी जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको भी हम साथ में लेके जुड़ें, बिकॉज उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एनी एफर्ट शुड बी टेलर्ड टू द लोकल सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट एंड द लैंडस्केप हिस्ट्री ऑफ अ रीजन। सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? वो है व्हाट इज इजराइल्स शैडो वॉर स्ट्रैटेजी विद कंटेक्स्ट टू ईरान? व्हाट आर द रिस्क्स दिस स्ट्रैटेजी पोजेस फॉर द वेस्ट एशियन रीजन? इसको आपने 150 वर्ड्स में आंसर करना है। बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ एडवर्टिजमेंट। तो जैसे आप जानते हैं हमारे ऑफलाइन कोर्सेज शुरू होने वाले हैं 2 हफ्तों में। तो यदि दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में तो दोस्तों रजिस्टर नाउ, ये हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी ऑफलाइन क्लासेस के साथ। और अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की और PSIR की, उसके प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं GS की, तो दोस्तों GS में अब से आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। चलो यूट्यूब पे तो हमारे इनिशिएटिव्स चलते रहेंगे, लेकिन जो पेड कोर्सेज हैं ये वो या तो ऑफलाइन रहेंगे या फिर वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में रहेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के एडिटोरियल्स। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे बहुत जल्द, मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।